नाजरीन आदाब, सियासत के खुसूसी प्रोग्राम खबरों ख्याल में आपका इस्तकबाल है। मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह और मेरे हमरा सीनियर सहाफ़ी शाहिद उमेर जो है आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, हम आज के खबरों ख्याल की शुरुआत जो है वो एक ऐसे मौजू से करते हैं जो हसास मौजू, जिसको समझा जा सकता है, समझा जाना भी चाहिए, क्योंकि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, कौमी इंसानी हकूक़ कमीशन इस बात पर मुतहरिक हुआ है इंडियन रेलवेज़ को। उसने इस बात पर नोटिस भेजी है कि रेलवेज़ में किसी ने ये शिकायत की कौमी इंसानी हकूक़ कमीशन से कि रेलवेज़ में जो खाना सप्लाई होता है उस पर हलाल सर्टिफाइड जो सर्टिफिकेट होता है वो लगा हुआ है। उस पर एतराज़ जताते हुए किसी ने कौमी इंसानी हकूक़ कमीशन जो है उससे शिकायत की, तो NHRC ने रेलवेज़ को, इंडियन रेलवेज़ को एक नोटिस जारी किया है कि इससे जो है जज्बात मजरू हो रहे हैं। तो नाज़रीन बता दें, एक तरफ अगर किसी को हलाल फूड सर्टिफाइड से सर्टिफिकेशन से किसी को अगर किसी के जज्बात मजरू हो रहे हैं, तो किसी के जज्बात इस तरीके का सर्टिफिकेट नहीं होने से मजरू हो सकते हैं, उनके जज्बात को ठेस पहुंच सकती है। तो कौमी इंसानी हकूक़ कमीशन को इस किस्म के मामलात में नोटिस जारी करने से पहले तमाम चीज़ों का जायज़ा लेने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि कौमी इंसानी हकूक़ कमीशन किसी एक तबके के लिए नहीं है, किसी एक कौम के लिए नहीं है, बल्कि तमाम इंसानों के हकूक़ की हिफाजत की जिम्मेदारी कौमी इंसानी हकूक़ कमीशन की होती है। मगर यहाँ पर इंडियन रेलवेज़ को एक सर्टिफिकेट, मतलब एक नोटिस जारी किया है। जारी करते हुए इस खुसूस में सवाल पूछा गया है। जी शायद सर, देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो NHRC, जो कि अगर हम पूरी नाम लें तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, अभी जिस तरह से इन्होंने रेलवे को लेकर नोटिस जारी किया है, हालांकि ये जो विवाद है इसके पहले भी काफ़ी सुर्खियों में रहा है, तो सबसे पहले ये सवाल खड़ा होता है कि इन्होंने जिस बारीकी से, जिस तरह से इस पर रोशनी डाली है, तुरंत इन्होंने रेलवे को एक एप्लीकेशन लिखी है, तो ये जो कमीशन है वो तब कहाँ मर जाते हैं जब रेलवे में किसी की जाति पूछकर कोई अधिकारी उसको गोली मारता है। ये कमीशन वहाँ कहाँ चुप हो जाते हैं जब लगातार देशों में मॉब लिंचिंग होती है, क्योंकि इनका तो आम आवाम पे काम है कि लोगों की शिकायतें सुनना, उस पर एक्शन लेना। लेकिन अभी जिस तरह से हम सर्टिफिकेट की बात करें, हलाल सर्टिफिकेट, इसको लेकर पहले भी काफ़ी विवाद रहे हैं। हमने देखा कि रूह अफ़ज़ा को लेकर किस तरह से इस देश में अलग माहौल खड़ा करने की कोशिश की गई। तो ये बेसिकली अगर हम इस एंगल को भी देखें तो पॉलिटिकल एंगल बनाने की पूरी कोशिश की जाती है, क्योंकि अगर हम ह्यूमन राइट्स की बात करें तो आमतौर पर इनका यही काम होता है कि आम आवाम जिससे परेशान है, जिस तरह से जो नीचे तबके के लोग हैं, अगर उन पर कोई अधिकारी दबाए या फिर आम तरीके पर जो इन पर शिकायतें आती है उस पर एक्शन लेना। लेकिन अभी जिस तरीके से आपने भी कहा कि अगर आप इस बात को लेकर अगर रेलवे को नोटिस जारी करते हैं कि नहीं, इस पे हलाल सर्टिफिकेट, मतलब बाई हलाल सर्टिफिकेट है और आपसे किसी खास धर्म के लोगों को परेशानी है, तो फिर उनका क्या, जिनके लिए एकदम जरूरी है कि अगर जब तक वो उस पर हलाल नहीं होगा तब तक हम खाएंगे नहीं, तो फिर ह्यूमन राइट तो पहले ये बैलेंस करने की कोशिश करें कि वो क्या किसी एक के लिए बनी हुई है, सबके लिए, सबके साथ चल के सबके लिए काम बेहतरी के लिए करना चाहती है। देखिए, शायद हम अक्सर देख रहे हैं कि वो रियासतें जहां पर बीजेपी बरसर इख्तिदार है वहां पर हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर बहुत ही बवाल खड़ा किया जा रहा है, वहां पे हंगामा हो रही है। यहां तक के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने ये बाज़ाब्ता एक चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद आइन पे हलफ, क्योंकि हमने पिछले ही दिन जो है यौम आइन मनाया है, कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया है, तो आइन पे हलफ लेने के बाद योगी आदित्यनाथ जो है वो ठहर कर एक मतलब पब्लिक मीटिंग में वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेट का जितने भी मतलब खाने हैं उस पर पाबंदी आयद की जाती है। तो उसके अलावा भी वो रियासतें जहां पर बीजेपी बरसर इख्तिदार है वहां पर हिंदुत्व तंजीमें हैं, मुसलसिल इस खुसूस में, इस ज़िमन में तहरीकें चला रही हैं। ना सिर्फ तहरीकें चला रही है बल्कि दुकानों की जाके जांच की जा रही है। रजाकाराना तौर पर तंजीमों को ये जिम्मेदारी किसने दे दी कि भाई वो जा रहे हैं और जाकर दुकानों की, क्या लॉ एंड ऑर्डर जो है, नज़्म ज़ब्त जो है वो ये हिंदुत्व तंजीमों के हाथों में है जहां पर बीजेपी बरसर इख्तिदार है, वहां पर इस तरीके के वाक़यात पेश आते हैं तो फिर कौमी इंसानी हकूक़ कमीशन खामोशी इख्तियार किया होता है। हालिया दिनों में हमने देखा कांवड़ यात्रा के मौके पर दुकानों पर जो है ये स्टिकर्स लगाने की बात की गई, QR कोड लगाने की बात की गई, दुकानों पर मतलब बाज़ाब्ता नेम प्लेट्स और बोर्ड्स लगाने की बात की गई।
उस वक्त जो है इस तरीके के वाकयात पर कौमी इंसानी हुकूक कमीशन को अज खुद नोट लेना चाहिए, सुमोटो जिसको कहते हैं, अज खुद वो नोट लेकर मतलब इस तरीके के वाकयात पर अपना रद्द अमल जाहिर करना था। योगी आदित्यनाथ की हुकूमत हो या फिर मध्य प्रदेश की हुकूमत हो, गुजरात की हुकूमत हो, राजस्थान की बीजेपी हुकूमत हो, वहां पर कौमी इंसानी हुकूक कमीशन जो है उसको नोटिस भेजनी चाहिए थी। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम इस कमीशन की बात करें तो आमतौर पे इनकी जो बॉडी है वो गवर्नमेंट से बिल्कुल अलग होती है। तो आपका काम यही है, चाहे गवर्नमेंट किसी की भी हो, आप सबकी सुनिए। अभी आपने जिस तरह से कहा कि हर कुछ ऐसी रियासतें हैं जहां पे बीजेपी गवर्नमेंट है, लेकिन वहां पे ये लोग सिर्फ न जांच करते हैं बल्कि वहां पे ये भी देखा जाता है कि दुकानों में तोड़फोड़ करना, वहां के लोगों को मारना। अभी आपने कांवड़ यात्रा के जिक्र किया, अगर हम हलाल सर्टिफिकेट की बात करें तो ये सिर्फ जमीन में नहीं, अब आसमान में भी उड़ना शुरू हो गया है। कई ऐसे वीडियो सामने आए थे बीच में, जो एरोप्लेन में जब अंदर कोई यात्री कुछ खा रहा है उस पर अगर हलाल लिखा तो उस पर भी कई सारे कन्वर्सी हुए, उसमें विवाद सामने आए। तो ये बस एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है। अगर ऐसा ही है तो गवर्नमेंट, क्योंकि सेंट्रल में आप गवर्नमेंट है, तो ऐसा कुछ कानून ला दे आप। अगर आपके लाने से हो सकता है तो इस चीज को आप रोक कर दिखा दे। देखिए, रोकना है, ठीक है, आप जो भी फैसले लेने, वो मरकजी हुकूमत हो या रियासती हुकूमत हो, जो भी फैसले उसको लेना है तो वो आइन कॉन्स्टिट्यूशन की रूह से उन्हें फैसले लेने हैं। जाती तौर पर या मनुस्मृति की बुनियाद पर या किसी और धार्मिक किताब की बुनियाद पर आप वो फैसले नहीं ले सकते। तो यहाँ पर आइन, क्योंकि आप दस्तूर के मुताबिक चुनकर आए हैं, अवाम ने आपको मुंतखब किया है, यहाँ पर नौकरशाही है। और मतलब आप अगर जगह पे आप खुद को डिक्टेटर के तौर पे पेश करेंगे और आप अपना हुक्म सादिर कर देंगे तो यहाँ पर हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। हम ये मुसलसिल ये इस बात पर बहस करते आ रहे हैं कि हिंदुस्तान जो है दुनिया की अजीम जमहूरियतों में, दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इसको कहते हैं। जब ये लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है तो उसको, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी को बचाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, उसकी छवि जो है, उसकी इमेज जो है वो मुतासिर ना हो। इस तरीके के एनएचआरसी ने, ठीक है, एनएचआरसी ने नोटिस जारी किया है। कोई भोपाल के मुतवातिन है सुनील हरिवार, वो उन्होंने ये शिकायत की थी, मगर सुनील की अगर शिकायत पर अगर इक़दाम उठाते हुए नोटिस रेलवेज को, इंडियन रेलवेज को कौमी इंसानी हुकूक कमीशन जारी करता है तो कौमी इंसानी हुकूक कमीशन पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि जहां पर भी इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है, खिलाफ वर्जी हो रही है, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हो रहा है, वहां पर ये काम करे और अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाए। बिल्कुल सर जी। उसमें अगर हम पूरे सर इस हम ह्यूमन राइट्स की बात करें तो अभी आपने जिस तरह से कहा कि उसकी जिम्मेदारी बनती है, तो यहाँ पे इनको ये कदम उठाने से पहले ये भी देखने की ज़रूरत है कि इसमें आखिर जो कंप्लेन है वो किस बेस पे किया गया है। और जो ह्यूमन राइट्स ने रेलवे को अभी जिस तरह से उन्होंने चिट्ठी लिखी है, तो अब देखने वाली बात होगी आने वाले वक्त में कि रेलवे इस पर क्या कदम उठाता है और इनके जवाब का इंतजार रहेगा। और उसके बाद देखने वाली बात होगी फिर कि कमीशन क्या अगला कदम उठाती है। देखिए, यकीनन इलेक्शन मतलब कौमी इंसानी हुकूक कमीशन की बात जहाँ पर है, तो ये तमाम इदारे जो हैं फिलहाल देखिए किसी ना कि हुकूमत की कठपुतली बने हुए हैं। ये हम इसको बोलने से ज़रा भी नहीं झिझकिचाएंगे, क्योंकि रवैया जो है कौमी इंसानी कमीशन का हो या फिर इलेक्शन कमीशन का हो या फिर दूसरे कमीशनों का, हम मुसलसिल देखते आ रहे हैं। सिस्टम वही है, रवैया बदल गया है। जिसकी लाठी उसकी भैंस का वो जो तरीका चल रहा है। हैदराबाद में भी कुछ इस तरीके के मामला पेश आए हैं। एक सब इंस्पेक्टर ने अय्यप्पा दीक्षा के लिए इजाज़त मांगी ड्यूटी पर रहते हुए, तो महकमे ने उस एसआई को इजाज़त नहीं दी, जिसको अब सियासी मसला बनाकर बीजेपी सड़क पर उतर गई है, हिंदू तंजीमें सड़क पर उतर गई हैं और एहतजाज कर रहे हैं कि अय्यप्पा दीक्षा, वो जो उनका लिबास है अय्यप्पा, उमूमन जुनूबी हिंद में ये ट्रेंड एक आम है। मैं अपने नाजरीन को और शाहिद को भी बता दूं, साउथ इंडिया में एक ट्रेंड आम है कि अय्यप्पा स्वामी का एक आता है, वो 3-4 माह का उनका होता है, सियाह लिबास पहनते हैं, वो अय्यप्पा की माला डालते हैं, फिर वो लोग मतलब वो रसूमात जो उनके हैं वो अंजाम देते हैं। तो लेकिन एक चीज ये है कि डिसिप्लिन फोर्स जो होती है, यूनिफॉर्म फोर्स जो होती है, वो उनको इस तरीके के मामलात से बचने की हिदायत होती है। खास तौर पर वो के उससे अगर कोई एसआई है वो ब्लैक सियाह लिबास में, अय्यप्पा के लिबास में है और किसी मुस्लिम एरिया में उनकी ड्यूटी है,
तो वहां के लोगों को इस बात का एतमाद नहीं रहता कि ये हमारे साथ इंसाफ करेंगे। तो इस तरीके की जो एक नैरेटिव बनेगा, एक सोच बनेगी लोगों में, शहरियों में, उससे वो शहरियों को बचाने के लिए, उस सोच से बचाने के लिए एक इकदाम ये उठाया गया था कि उन्हें इजाजत नहीं दी गई। उसी पर अब जो है तेलंगाना में फिरका परस्त तंजीमें, हिंदुत्व तंजीमें जो है वो चिराग पाए और एहतजाज कर रही है। सर देखिए, जहाँ तक धार्मिक मामले की बात है या फिर किसी भी समुदाय में अगर त्यौहार की बात करें तो आमतौर पे कई सी बार देखा भी गया है कि त्योहारों पे छुट्टियां ना मिलना ये आम बात है। क्योंकि अगर हम बेसिक दिवाली में बात करें, ईद में बात करें, तो आमतौर पे अमूमन पे जो अधिकारी हों बड़े बड़े वो छुट्टियों पर नहीं जाते। लेकिन अभी जिस तरह से भी आपने हैदराबाद का जिक्र किया, तो इसको अब एक नैरेटिव गढ़ने की और एक अलग बेमिसाल बनाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अगर हम साउथ की पॉलिटिक्स की बात करें तो नॉर्थ और साउथ के मुकाबले में ये देखा जाता है कि बीजेपी जिस तरह से नॉर्थ में हिंदुत्व की राजनीति या धर्म के नाम पर राजनीति करती है, वो अभी कुछ हद तक साउथ में बचा हुआ है। और शायद यही वजह है कि अब साउथ में भी बीजेपी ऐसे नैरेटिव करने की कोशिश कर रही है। एक केस और हम बताते हैं कि सर अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में केस सामने आया था कि जिसमें एक अधिकारी सैनिक था, वो मंदिर में जाने से मना कर दिया। उसके ऊपर जो निचली अदालत ने सुनवाई की, उस सुनवाई को सही ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। कहने का मकसद यही था कि अगर आप सैनिक है तो आप पूरे देश के लिए है, लेकिन किसी मंदिर में न जाने को जो आप मना कर रहे तो किसी आपकी ये छवि बताती है कि आप उसके प्रति क्या सोच रहे। तो अगर हम अभी इस अयप्पा की बात करें तो वो पुलिस प्रशासन वो मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त सरजनिश की थी। जी बिल्कुल। तो अब इसमें बात करें तो ये एक अधिकारी का मामला है, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, लेकिन इसको अब राजनीति एंगल देना तो जानबूझकर कहा जा सकता है कि बस मुद्दे को भटकाकर और एक अलग नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है। देखिए, मैं हमारे नाजरीन को बता दूं, साउथ जोन डीसीपी जो है उन्होंने एक नोटिस जारी किया था। वो एसआई जो जिन्हें मंजूरी दी गई थी ड्यूटी के दौरान वो अपना अयप्पा अटायर जो है, जो लिबास है वो पहने, उस पर एक नोटिस उन्हें दी गई थी। उस जिसको पता नहीं, देखिए एक मुनज़्ज़म तरीके से इसका ये इस्तेफादा उठाया जा रहा है। हिंदुत्व तंजीमों का सहारा लेकर कुछ शरपसंद जो है वो शहर के, रियासत के माहौल को मुसलसिल ख़राब करने की कोशिशों में लगे हुए। 2 दिन कबल राजा सिंह जो गोशा महल के रुकने असम्बली है, जो बीजेपी से मुअत्तल कर दिए गए थे, उन्होंने भी इस पर अपना रिमार्क किया था। और अब जो है ये डीसीपी साउथ जोन के दफ्तर के बाहर जो है कुछ हिंदुत्व तंजीमें जो है मुसलसिल एहतजाज कर रही हैं कि वो नोटिस जारी क्यों गया। कमाल की बात यह कि वो नोटिस सोशल मीडिया पर आया क्यों, आया किस तरह। क्योंकि अगर नोटिस अगर जारी किया जाता है किसी एसआई को तो वो शख्सी तौर पर दिया जाता है, या तो फिर डिपार्टमेंट का कोई आदमी जो है वो डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट में जो नोटिस जारी करने के महकमे में है वो, या फिर वो खुद एसआई जिसके नाम पे नोटिस जारी की गई है। सिवाय ये दोनों के कि तीसरा शख्स जो है उसको वायरल नहीं कर सकता है, किसी तक नहीं पहुंचा सकता। ये सोशल मीडिया पर जब ये नोटिस आया, आने के बाद उनसे वजह बताओ नोटिस दिया, उनसे पूछा गया था कि ये इसके क्लियरिफिकेशन पूछा गया, ये अटायर आपको मंजूरी दी गई है, तो जिसको मना किया गया था तो उसके बारे में पूछने पर यह सारा बवाल खड़ा हो रहा है। मजमूई तौर पर यह है कि तेलंगाना में जो फिरका परस्त ताकतें हैं जो अपनी जमीन तलाश कर रही हैं, खास तौर पर बीजेपी जो है अपनी जो जमीन तलाश कर रही है बीजेपी में, बीजेपी को मजबूत करने के लिए ये जो फिरका परस्त तंजीम है, जैसा कि मध्य प्रदेश में भी आरएसएस, बजरंग दल, वीएचपी सरगर्म है, उत्तर प्रदेश में भी आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी सरगर्म है, गुजरात में भी, पश्चिम बंगाल में भी एक सरगर्म है। तो उसी तरह तेलंगाना में भी मैं आपको बता दूं कि तेलंगाना का जो नॉर्थ तेलंगाना, शुमाली तेलंगाना है, उसमें कुछ हद तक बीजेपी पिछले एक 4-5 साल में बहुत मजबूत हुई है। पिछले 2 पार्लियामेंट इंतखाबात जो है वो दरमियान का अगर हम वक्फा देखें तो बहुत मजबूत हुई है। तो उसी का पूरी रियासत में इख्तिदार हासिल करने के लिए, अपनी जमीन को मजबूत करने के लिए, अपने एक घर तलाश करने के लिए ये काम किया जा रहा है। रियासत की फिजा को, शहर की फिजा को मुकद्दर करने की मुसलसिल कोशिश की जा रही है। शायद देखिए, अभी आपने जो कहा सर कि पिछले कुछ सालों में तेलंगाना में या साउथ जोन में जो अगर हम बात करें तो यहाँ पे बीजेपी मजबूत हुई है, तो उसका एक रीज़न ये भी माना जाता है कि जहाँ पे आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, युवा वाहिनी, जो इनके संगठनें हैं, जहाँ पे वो जिस कदर पहुँच रही है उसके बाद से लगातार वहाँ पे बीजेपी मजबूत हो रही है। ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं कि कुछ देखा गया 2024 के लोकसभा चुनाव में, पार्लियामेंट्री इलेक्शन जब हुए, उस वक्त कहा जा रहा था कि आरएसएस से और बीजेपी में ज़्यादा बनी नहीं। यही वजह रही कि उनकी सीटें थोड़ी कम आई। तो अभी ये भी कहा जाता है कि जहाँ पे आरएसएस मजबूती के साथ खड़ी है, वहाँ पे बीजेपी की और मजबूती बढ़ती जा रही है, और यही वजह है कि वहाँ पे लगातार
वो लोग बैकअप के साथ अपनी आगे वो जो उनकी रणनीति वो बनाकर आगे काम कर रहे हैं और उनकी सीटें लगातार आती रह रही हैं। यकीनन। तो लेकिन रियासत की आवाम को भी ये तमाम चीज़ों को समझना चाहिए और वो जिम्मेदारान है जो मतलब आप जिसको कहते हैं डिसिप्लिन फोर्स जिसको कहते हैं, वो डिसिप्लिन फोर्स में इस तरह के मामला जो है इसको जोड़ने की कोशिश की जा रही है कि क्या कोई मुस्लिम पुलिस ओहदेदार रमज़ान में रोज़े नहीं रखता, अगर कोई मुसलमान रोज़ा रहता है तो उसके कदोखाल से ये मालूम नहीं होता कि वो रोज़ा है। तो ये तमाम चीज़ों को मिसाल बनाने की बात मुस्लिम आई कहाँ से, ये भी सवाल खड़ा होता है। तंजीमें जो है ये हिंदुत्व तंजीमें जो है ये इसी तरफ इशारा कर रही है, कह रहे हैं मिसाल के तौर पर ये पेश कर रहे हैं। तो हालांकि ये इस तरीके की मिसाल पेश करना मिसाल में मुस्लिम ही क्यों, बेहुद्दे पने की बात है। तो फिरके वाराना रंग देने की कोशिश उसको की जा रही है, एक चीज ये। और दूसरा ये कि कर्नाटका में शायद सियासी जो है वो भूचाल आया हुआ है सिद्धरामैया और DK शिव कुमार के दरमियान में जो है बड़ी कांटे का मुकाबला चल रहा है। 2.5 साल इस तरीके की बात हो रही थी। हालांकि हमने कल भी इस पर बात की थी, ऐसा कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन जो है पिछले असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस के बरसरे इख्तिदार आने के बाद ऐसा कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं आया था कि 2.5 साल सिद्धरामैया और 2.5 साल DK शिव कुमार चीफ मिनिस्टर रहेंगे। ऐसा कोई ऑफिशियल ना पार्टी की तरफ से आया था, ना ये दोनों कायदीन की तरफ से आया था, ना कांग्रेस की तरफ से आया था। मगर अचानक से अभी दोनों के दरमियान में कुछ किसी किस्म का तसादुम चल रहा है। जहाँ तक मेरी इतलात है, जो मुझे इतलात मौसूल हुई है, मल्लिकार्जुन खड़गे भी जो है वो कर्नाटक पहुंच गए हैं, कर्नाटक वो पहुंच चुके हैं और सिद्धरामैया से उन्होंने मुलाकात की है। देखना है कि अब क्या सूरत हाल बनती है वहाँ। सर, अगर हम पूरे कर्नाटका की बात करें तो कुछ दिनों तक वहाँ की जो सियासत, जो अंदरूनी कलह है वो तो छिपी हुई थी, लेकिन अब पूरे नेशनल लेवल पे इसको भुनाने की कोशिश की जा रही है। अभी आपने जैसे 2.5 साल की बात की, उस वक्त भी जब कर्नाटका में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी उसके बाद कुछ सस्पेंस रहा सीएम कुर्सी को लेकर, लेकिन ऐसा DK शिव कुमार की तरफ से कहा गया था कि 2.5 साल का फॉर्मूला होगा। लेकिन अभी जैसे आपने भी कहा कि ऑफिशियली ऐसा ऐलान कुछ भी नहीं था। कल मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटका पहुंचते हैं, उसके बाद से उनका खुद ऑफिशियली बयान सामने आता है कि कर्नाटका में जो चीजें हैं इसमें मैं, राहुल गांधी और सोनिया गांधी मिलकर बैठकर चीजें क्लियर करेंगे। तो उससे तो ये चीजें क्लियर हो गई कि कर्नाटका में सच में कांग्रेस में सीएम फेस को लेकर पॉलिटिक्स चल रहा है और उसमें अभी मामला जो है वो चीजें सामने आ गई। लेकिन अब कर्नाटका में सिद्धरामैया ने भी शुरू से वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आला कमान जो कहेगा वो हम सबको मानना पड़ेगा। सेम वही चीज DK शिव कुमार भी कह रहे हैं। लेकिन अभी जो DK शिव कुमार का एक पोस्ट सोशल मीडिया पे आया है, उन्होंने एक सभा को संबोधित वो कर रहे थे, एक रैली में थे, और उसमें उन्होंने कहा कि शब्दों की ताकत ही दुनिया की ताकत है और वादा निभाना एक बड़ी ताकत है। यानी जो इस वादे का उन्होंने जो जिक्र किया है, अब इसको जो 2.5 साल फॉर्मूले तय किए गए थे उससे जोड़कर देखा जा रहा है। क्योंकि DK शिव कुमार के जो समर्थक हैं वो लगातार, बीच हमने कुछ देखा कि कुछ पंडित थे वो जो उनके घर पे गए हुए थे, आज सैकड़ों की संख्या में जो नारियल है उसको फोड़ा गया। तो तमाम तरीके, अभी हम कर्नाटका की सियासत की बात करें तो उसमें कलह है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि दिसंबर में क्योंकि सेशन शुरू होने वाले, तो उससे पहले कर्नाटका की जितनी भी अभी जो चीज़ें वहाँ पर चल रही है कांग्रेस उसको सुलझाने की कोशिश करेगा। और इसकी खास वजह यह भी है कि हमने राजस्थान में देखा कि राजस्थान में भी सेम यही सिचुएशन चल रही थी, जहाँ अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट की चीज़ें सामने आई, वहां पर भी कांग्रेस ने सुलझाने की कोशिश की। लेकिन कुछ जो इतिहासकार है उनका यह मानना था कि अगर वक्त रहते शायद सचिन पायलट के हाथ में कमान दी गई होती तो राजस्थान में शायद कांग्रेस की हुकूमत बन गई होती। लेकिन अब कर्नाटका में जिस तरह से चीजें सामने आ रही थी उसमें देखने वाली बात होगी कि अगर सच में रिप्लेस किया जाता है सीएम फेस को लेकर तो क्या सिद्धरामैया मानेंगे, या फिर अगर जो चीजें अभी चल रही जैसे गवर्नमेंट है, सिद्धरामैया सीएम रहे, डिप्टी सीएम DK शिव कुमार रहे, तो क्या उस वक्त जिस वादे की बात की जा रही है या फिर जिस आला कमान की बात की जा रही है, जो आला कमान कहेगा हम उस पर राजी होंगे, तो उसमें देखने वाली बात होगी कि इन दोनों के खेमे के नेता किधर जाते हैं और इनका अगला स्टेप क्या होता है। देखिए, ये बात तो पक्की है कि दोनों भी जो कायदीन हैं, खा वो सिद्धरामैया हो या फिर DK शिव कुमार हो, ये जो आला कमान खास तौर पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के ये जो अहकामात रहेंगे उसको ये नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये दोनों के ताल्लुक से पर्सनल शख्सी तौर पर भी मैंने जब कर्नाटका के दौरे पे गए हुए थे हम, तो तब मैंने मालूम किया तो ये दोनों के मुतालिक जो है बड़े संजीदा लीडरान हैं और ये हाईकमान इनके लिए सबसे बढ़कर जो है वो पार्टी है दोनों के लिए। DK शिव कुमार ने कल कहा भी था कि हमारा काम है कि हम पार्टी के जो झंडा उसको ऊंचा रखें। कल तो दोनों के लिए पार्टी बहुत अहम है। ये दो वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो दानिश
दानिश्वर, वहाँ के मुकामी जो दानिश्वर हैं कर्नाटका के, उनसे जब मेरी इस खुसूस में बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस तरीके का मामला जो है यकीनन हाईकमान के फैसले को दोनों सरखम तस्लीम करेंगे। देखते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंच चुके हैं। यकीनन मल्लिकार्जुन खड़गे जब दिल्ली से रवाना होकर कर्नाटक पहुंचे तो कुछ ना कुछ पैगाम सोनिया गांधी का उनके पास होगा, डीके शिव कुमार के लिए भी, सिद्धारामैया के लिए भी। जब वो पैगाम अरसाल करते हैं तो उसके बाद क्या नतीजा निकल कर आता है वो भी हम हमारे नाज़रीन लेकिन अभी सर आपने जो अभी कहा कि दोनों आला कमान को मानेंगे, लेकिन इसमें हम भी ऐड करना चाहेंगे कि अभी तक जो चीजें कर्नाटका में चली, इसमें ये दोनों नेताओं में देखा गया कि काफी फूंक फूंक कर इन्होंने कदम रखा और कोई भी बयानबाजी ऐसी नहीं की जिससे कांग्रेस पे सवाल खड़ा हो या उनके एक दूसरे के फेस पे सवाल खड़ा। तो ये भी एक मतलब तारीफ के लायक है कि आप कुर्सी के लिए लड़ रहे हो, तो चीजें सामने आ चुकी हैं, लेकिन अभी तक आपके जो शब्दों का मर्यादा है वो बिल्कुल बरकरार रखे हुए हैं और कोई भी ऐसी बयानबाजी नहीं की जिससे जो वहां पे विपक्ष है बीजेपी या और नेशनल लेवल की बात करें वो उसको एक अलग एंगल बना सके। यकीनन सिद्धारामैया हो, तजुर्बेकार सियासतदान है सिद्धारामैया, और डीके शिव कुमार का तो शुमार जो है सोनिया गांधी के करीबी कांग्रेस के लीडरान में होता है। तो यकीनन आने वाले दिनों में ऊंट किस करवट बैठता है कर्नाटका में वो भी जो है हम हमारी आवाम को, नाजरीन को, सियासत टीवी के नाजरीन की खिदमत में पेश करते रहेंगे। नाजरीन चौकन्ना रहे, चौकस हो जाए, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में अगले हफ्ता जो है जुमा के रोज़ से फिर 21 दिसंबर तक जो है हैदराबाद का मौसम जो है निहायत सर्द रहने वाला है और यहाँ पर बारिश के भी इम्कानात है। आईएमडी जो महकूमे हैदराबाद का आईएमडी जो है उसकी जानिब से एक अलर्ट जारी हुआ है कि आने वाले दिनों में येलो अलर्ट है अगले 2 दिनों के लिए। तो बाज़ाब्ता हैदराबाद के कुछ अजला, मतलब तेलंगाना के कुछ अजलाओं में, ख़ास तौर पर उन इलाक़ों में जो खम्मम का इलाक़ा है और साहिल से लगे हुए जो इलाके हैं आंध्रा के, वहाँ पर भारी बारिश के इम्कानात है। तूफ़ान का असर जो है हमें नुमायां तौर पर आने वाले 2 दिनों में दिखाई दे सकता है। जिस तरह हम अभी कुछ दिन पहले भी देखा गया था कि आंध्र प्रदेश में बारिश हुई थी, वही अब आईएमडी ने पूरे तेलंगाना के कुछ ज़िलों में, हैदराबाद में और आसपास के जो आंध्र प्रदेश के बॉर्डर से सटे हुए जो ज़िले हैं वहाँ पे बारिश के उन्होंने इम्कानात जारी किए। उन्होंने ये भी कहा कि सावधानी बरते, सतर्क बरते। ये भी कहा जा रहा है कि एक बीच में कुछ साइक्लोन आया हुआ था, उसका भी थोड़ी बहुत असर हो सकती है। लेकिन अभी हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो कुछ दिन पहले भी काफ़ी तेज़ वहाँ पे बारिश हुई थी। हैदराबाद में भी अगले 2 दिनों के लिए बारिश के इम्कान किए गए हैं। तो अब आईएमडी की तरफ से ये ऐलान किया गया है। अब इसी को लेकर पुलिस प्रशासन जो महकमा है वो भी पूरी तरह से चौकस होगा, लेकिन इसी के साथ जिम्मेदारी आम आवाम की भी बनती है कि आप घर से निकलने से पहले एक बार आईएमडी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है या जो मौसम के हवाले जो खबरें आती है उसको देख ले, ताकि जल्दीबाजी में कोई ऐसा कदम ना उठाए जो आने वाले वक्त में आपके लिए गलत साबित हो जाए। एक भी ये फोरकास्ट भी है वेदरमैन की जानिब से कि 30 नवंबर और संडे और 21 दिसंबर मंडे के रोज़ हैदराबाद शदीद बारिश का सामना कर सकता है। इस तरीके के इम्कानात का भी इजहार किया गया है। तो यकीनन घर से निकलने से कबल इन अयाम में थोड़ा सा एहतियात बरते। तूफ़ानी बारिश से बचने के लिए गैर ज़रूरी के अगर घरों से निकल रहे हैं तो आप इस पर इक्तफ़ा करें कि आप घर में रहें, ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल का सामना गैर ज़रूरी के करना ना पड़े। शायद एक ख़बर, अहम ख़बर ये भी है कि हांगकांग का जो मसला चल रहा है वो वहाँ पर भी एक इमारत में, एक बुलंद इमारत में आग लग गई है जिसकी वजह से 44 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों जो है अब तक लापता बताए जा रहे हैं। इमारत से उठती हुई जो शोले हैं, मतलब बड़े बड़े देवहाकिल शोले हैं, वो जो इमारत के अतराफ से देख रहे हैं तो वीडियोस जो उसके वायरल हुए हैं सोशल मीडिया पर, बड़े खौफनाक वीडियोस हैं, वो मनाजिर हैं। देखो, देखना शायद यहाँ पर एक चीज़ अहम है कि ये इस तरीके के नागहानी वाक़यात हम उमूमन देखते हैं जब इस बात का एहसास होता है कि तो नागहानी वाक़यात सिर्फ एक किसी शहर तक महदूद नहीं है, आलमी सतह पर भी ये होता है। टर्की में आग लगी और फिर अमेरिका में आग लगी। अमेरिका की आग तो महीनों चली, जंगल की आग। और फिर अब ये हांगकांग में हुआ, हालिया दिनों में बैंकॉक में भी इस तरीके का वाक़या हुआ था, सऊदी अरब में और दुबई में भी आतिशज़दगी के वाक़े हुए, हालिया दिनों में कतर में भी हुआ था, और फिर हमारे हैदराबाद में भी गोमती इलेक्ट्रॉनिक्स में
चंद 2 दिन कबल, जिसमें से एक शख्स की कल और एक शख्स की जान चली गई उस वाक़े में। तो ये वाक़यात जो है आलमी सतह के वाक़यात हैं आग लगने के। हांगकांग का अब आप देखें, अब हालांकि तरक्की याफ्ता शहरों में हांगकांग का शुमार होता है, उसके बावजूद भी जो है 44 लोग जो है उसमें फौत हो गए हैं, हलाक हो गए हैं। जी, अगर हम सर हांगकांग की बात करें तो वहाँ पे 44 लोगों की अभी जो ऑफिशियल है वो मौत हो चुकी है, पुष्टि हुई है, लेकिन इससे ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि इसमें करीब 200 से 250 से ज़्यादा लोग अभी भी लापता है, जिनके कोई अभी पता नहीं चल पा रहा है वो कहाँ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि हांगकांग के वांग फुक कोर्ट के नाम के एक हाउस कॉम्प्लेक्स में यह आग लगी और कॉम्प्लेक्स में 8 ब्लॉक्स में कुल 2000 फ्लैट्स थे। हमने देखा कि आसपास के करीब 3 टावर हैं, उसमें कई फ्लैट्स थे। कहा यह जा रहा है कि उसमें मरम्मत के काम चलाए जा रहे थे। जो बांस होता है उसको लोग जो वहाँ पे काम करने वाले लोग थे उस पर वो चढ़कर उस पर काम अपने पूरा कर रहे थे, लेकिन अचानक वहाँ पे एक चिंगारी निकलती है। अभी उसका भी कुछ जांच सामने नहीं है कि आग लगी कैसे। उसके बाद एक आग इतनी तेज भयावह तरीके से फैली कि सारे अपार्टमेंट में एक से दूसरे फ्लैट में आग लगनी शुरू हुई। नतीजा ये हुआ कि अभी तक जो खबरें सामने आ रही है उसमें 44 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 200 से 250 लोग अभी भी लापता हैं। कितने ऐसे वहाँ पे परिवार हैं जिनको दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। तो अभी ये भी अगर हम बात करें तो अभी जो खबर सामने है उसमें ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे जो दमकल विभाग है, जो आग पे काबू पाने के लिए गाड़ियाँ गई हैं, उनके कहने के मुताबिक आज शाम तक शायद पूरे आग पे काबू पा लिया जाएगा। लेकिन अभी भी जो मौत का आंकड़ा है कहा जा रहा है कि वो बढ़ सकता है और जो लोग हैं घायल उनमें भी काफ़ी ज़्यादा उनको चोटें आई है। कई ऐसे परिवार हैं जो अब घर से बेघर हो चुके हैं, उनको कहीं और शिफ्ट किया गया है। यकीनन तो हुकूमतों को आलमी सतह पर, शहरी सतह पर, रियासती सतह पर, कौमी सतह पर हुकूमतों को इस तरीके के नागहानी वाक़यात से निमटने के लिए, हंगामाई सूरत हाल से निमटने के लिए इक़दामात और तैयारियां कर लेनी चाहिए, ताकि शहरियों की जो आम शहरी है, जो मज़लूम शहरी है, उनकी जान व माल की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। नाज़रीन, आपको बताते 2-3 रोज़ कबल जो है हैदराबाद में भी जो विशाली मंडी का इलाका है वहाँ पर गोमती इलेक्ट्रॉनिक्स में एक आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया था, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। दूसरे शख्स की जो है कल एक रोज़ कबल चारशंबे के दिन वो शख्स की इंतकाल की खबर मौसूल हुई थी, जिसकी शिनाख्त कर ली गई है। तो नाज़रीन, अब वक्त हो चला है। हमारा खबर ख्याल आपको कैसा लगा, आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें और सियासत TV की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।